यदि एक के बाद उपरांत एक आ रहे हैं तो 2 घंटे का औसतन एक लग्न है। और कभी कभी ऐसी भी आपके समक्ष परिस्थिति आई होगी जिसमें आपके प्रति जिज्ञासा रखने वाले लोग इकट्ठे हो रखे हैं। यद्यपि आप बहुत सीमित संख्या में लोगों से मिलते हैं, अध्ययन में आपका समय प्रमुखता से व्यय होता है। तो यदि एक ही लग्न के अंदर 2 से 3 व्यक्ति आए तो क्या उन सभी तीनों या चारों व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर प्रश्न लगन से दिया जा सकता है? देखिए, उसका जहां तक सवाल है कि उसमें जो है कोई ना कोई प्लेट 2 घंटे मून पोजीशन तो थोड़ी सी बदलेगी। एक तो हम मून को उसको चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि वहां ये देखिए कि एक चीज जो बार बार बदलती रहती है, बहुत जल्दी बदलती है, वो है नॉलेज। उसका बड़ा खेल है। उसका मैं बताऊं कि एक स्टूडेंट हमारे थे, हैं अभी भी, खुद ज्योतिष करते, तांत्रिक कहते हैं अपने आप को। तो वो एक साहब को लाए मेरे पास घर पर, सुबह का वक्त था, तो 11 बजे के करीब करा। उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने इनका प्रश्न लगाया है, इनका लड़का गया हुआ है, उसको 1 महीने से ज्यादा हो गया, घर से गया हुआ है कहीं, पता नहीं कहाँ, और इनके मुताबिक ये है कि वो बंबई में है। तो उसका आने का तो अभी कोई मुझे तो चांस लगा नहीं। तो मैंने कहा चल गुरुजी के पास चल, गुरुजी से पूछते हैं। वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा उसको, तो उसने कहा कि मेरे से कि स्थिर राशि थी और स्थिर लग्न था। तो मैंने ये बतलाया उसे कि भाई अभी तो नहीं आता, स्थिर राशि है, एज इट इज, जो सिचुएशन है, स्टेटस को वही रहेगा। तो वही था। ठीक है, तो बोले तो मैंने इस बात से कहा कि अभी तो लड़का नहीं आता। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो लगन बदल गया, और लगन जो है स्थिर लगन से जो है वो दुस्वभाव बदल गया, दुस्वभाव लगन से अब आने ही वाला था चर लगन। और उस वक्त चंद्रमा जो था तीसरे घर में था, बिल्कुल लास्ट डिग्री का, चौथे घर में आना चाहता था चंद्रमा। तो अब क्योंकि ये स्थिर लगन तो वो स्थिर ही था हमारे पास, तब भी जाए नमाज बदला है। तो वो लगा जी मेरा लड़का, ये बताओ लड़का है कहाँ? मैं कहा तेरे लड़का दिल्ली में ही है। अद्भुत। क्योंकि चर लगन का तो स्थिर लगन है तो यही है। स्थिर लगन चोर कहाँ है? चोर यही है। स्थिर लग्न है, चोरी हुई है, तो स्थिर लग्न यही, तो चोर चोरी के जगह पर ही है। सर एक कृपा कीजिए, ये हमारे आगे के खंडों में है, आप अभी ये चलो इनको हम आगे करेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ प्रश्न ये था कि एक ज्योतिषविद, एक प्रश्नविद क्या एक ही लग्न के अंदर विभिन्न लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? तो इसका जो आपने बताया कि इसके घटक और भी हैं, उसके साथ जो अन्य और भी चीजें देखनी पड़ती घड़ी के अंदर जो अन्य सुइयां भी चल रही हैं वो भी परिस्थितियों को बताती है। यद्यपि घंटा एक ही रहेगा लेकिन अन्य सुइयां मिनटें और सेकंड्स भी बताती हैं। तो इसका भी एक बड़ा, एक बहुत ही रोचक परिणाम निकल रहा है कि एक ज्योतिषविद, एक प्रश्नविद कई सारे व्यक्तियों के सटीकता से उत्तर दे सकता है यदि उसकी अंतर्चेतना उसको अनुमति देती है। तो इसके उपरांत सर एक प्रश्न और हमारे पास आया था, क्योंकि आज ये प्रश्न उत्तरों का जो कार्यक्रम हमने रख रखा है, तो एक और भी प्रश्न हमने मेल के माध्यम से प्राप्त किया कि क्या ज्योतिषविद स्वयं भी किसी घटना के लिए कोई प्रश्न लगा सकता है जो उससे भले ही संबंधित हो या ना हो, समाज से संबंधित हो, और या उसके स्वयं के परिप्रेक्ष्य में भी यदि कोई घटना उसके मन में आ रही है
तो क्या स्वयं भी वो अपने लिए प्रश्न लगा सकता है या समाज के लिए भी अपने आप से वो प्रश्न का प्रयोग कर सकता है? आपने तो हमें कई कक्षाओं में बहुत बताया कि इस समय पे कई बार जब व्यवस्था प्रशासन अस्थिर हो जाते हैं, सरकारें अस्थिर हो जाती हैं, तो आप अपने मन अपनी अंतर चेतना से भी कई प्रश्न लगा के देखते हैं कि किसकी स्थिरता बनेगी या चली जाएगी। हम किसी पार्टी विशेष के लिए कोई यहाँ पे नाम नहीं ले रहे हैं, मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि क्या ज्योतिषविद के लिए सामाजिक प्रश्न भी वह स्वयं से लगा सकते हैं, और अपने लिए जब वो प्रश्न लगाएं तो उसमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा होता है, आपने कहा है कि ज्योतिषी, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी बात मुझे लगी उसमें ये लगी कि ज्योतिषी क्या अपने लिए भी प्रश्न लगा सकता है, और अब तो लगा देगा, अपने लिए भी लगा सकता है। उसके बाद मेरा ये है कि कोई डॉक्टर अगर खुद जो है वो कोई टॉनिक ले, तो टॉनिक उस पर उसकी सेहत पर पॉजिटिव असर करेगा या नहीं करेगा? जो दूसरों पे असर करेगा वो उस पर भी करेगा। प्रभाव तो जरूर करेगा, लेकिन उसमें सकारात्मकता थोड़ी ज्यादा देखना चाहते हैं। लेकिन असर तो उसका होगा, चाहे वो डॉक्टर खुद ले रहा है चाहे वो मरीज ले रहा है, प्रभाव पूरा रहेगा। कोई दवाई ऐसी है जो कि मान लीजिए किसी का कब्ज की शिकायत है और डॉक्टर साहब ने उसको कब्ज खोलने के लिए उसको दवाई दे दी जी, तो वही चीज अगर डॉक्टर साहब भी ले लें तो दोनों पे छर्रे चलेंगे। जी, तो प्रश्न जो है अपने लिए लगता है, लेकिन एक शर्त है अपने लिए लगाने में। क्या नियम है सर? जहां हम गलत हो जाते हैं, जितना इम्पार्शल हम दूसरे के लिए होकर के देखते हैं उतना ही इम्पार्शल अगर अपने लिए भी हम देखें तो बात ठीक होगी। लेकिन वो इम्पार्शलिटी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अपने लिए हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम उसमें सकारात्मकता ज्यादा देखना चाहते हैं। जो छुपी हुई नकारात्मक चीजें उनके ऊपर हमारे ध्यान जाता है, भी हम नहीं देखना चाहते। हम जो है निष्पक्ष होने चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ना तो हम किसी के लिए फेवर कर रहे हैं, ना किसी का पक्ष ले रहे हैं, ना किसी का विपक्ष में है। हम जो है निरपेक्ष भाव से जब देखते हैं तो ये उस वक्त ये पता लगता है। जब मान लीजिए कि कोई आदमी आया, अब कई बार ये सवाल उठा मेरे से कि ज्योतिषी के पास कोई आदमी चल कर आया, लेकिन उसका जो क्वेरी है उसका रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव का तो वहां पर अगर हम नेगेटिव ही बताना पड़ेगा। अगर नेगेटिव ना बता करके उसको के लिए हम कुछ और बताएंगे तो हम उसको जो कुंडली बोल रही है उसको तो छुपा सकते हैं, लेकिन घटना जो होने वाली है उससे तो हम बचा सकते हैं। तो इस वास्ते हमें यह सोचना चाहिए कि ये कुंडली जो है, चाहे जन्म कुंडली है चाहे प्रश्न कुंडली है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो हमारे पास आया है वो उस लैंग्वेज को पढ़ नहीं सकता। हमारे पास वो खत लेकर के आया कि इस खत में क्या लिखा है, मैं इसको पढ़ दें। हमारा काम सिर्फ उसको पढ़ना है जो कुछ उसमें लिखा है। मान लीजिए किसी के पास चिट्ठी आई, उर्दू में चिट्ठी आई, आज उर्दू पढ़ने वाले नहीं बड़े मुश्किल से मिलेंगे, और उसमें किसी में है कि इनके यहाँ ये आपके यहाँ ये रिश्तेदार के मौत हो गई है, तो यही बताना पड़ेगा रिश्तेदार की मौत हो गई। और किसी के जन्म तो इनके बच्चे का जन्म हुआ तो वही बताना पड़ेगा। किसी को इनका विवाह निश्चित हुआ है तो विवाह वो बताना पड़ेगा। तो हम निरपेक्ष भाव से जैसे चिट्ठी पढ़ते हैं वैसे निरपेक्ष भाव से जो है हमें जो है अगर प्रश्न को हम कर सकते हैं। तो ज्योतिषी अपने लिए भी प्रश्न कर सकता है, क्योंकि ज्योतिष है वो वहां पर वो तो प्रश्न जो लगा उसको जानती है, वो ज्योतिषी को या किसी ऐसे गहरे को नहीं जानती। आपके बारे में पहले भी एक संज्ञा प्रचलित थी, जब कक्षाओं में हम आपके सानिध्य बैठते थे। अब तो सब कुछ ऑन एयर और ऑनलाइन हो गया है कि सर की कक्षाओं में या जो सर के प्रशिक्षक होते हैं तो सर ने ऊपर एक टीयर रूम बना रखा है जहाँ वो लोगों के आंसू निकलवा देते हैं। यद्यपि भाव तो ठीक नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, कटु सच्चाई है कि ऐसी छुपी हुई संकेत, ऐसी छुपी बातें जो उनके साथ घटित हो चुकी हैं या ईश्वर
ना करे, कोई खराब बात घटित होने वाली भी, आप उसे ये कह देते थे। हमारे कई मित्र, हमारी सहपाठी, हमारे महिला पुरुष मित्र जब नीचे उतर के कई बार कक्षाओं से नीचे उतर के आते थे तो कई इस बात का संकेत मिलता था कि सर ने ऊपर एक टीयर रूम भी बना रखा है। तो ये भी एक बड़ा वो है, ये आपकी निरपेक्षता कहिए, तटस्थता कहिए, तो एक समन्वय भाव बना के आपने उसके ऊपर विचार किया। तो इस कारण से एक ज्योतिषविद स्वयं के लिए भी प्रश्न लगा सकता है, किंतु उसको तटस्थ रहना चाहिए, निरपेक्ष रहना चाहिए, निर्दोष रहना चाहिए। अन्यथा यदि वो एक तरफ में सकारात्मक देखना चाहेंगे तो फिर समस्याएं आ सकती हैं। सर, अगला प्रश्न हमारे पास आया हुआ है कि जो प्रश्नविद हैं, प्रश्न शास्त्री हैं, ये मैं आने वाले छात्रों के लिए पूछना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि अभी जैसे जैसे समाज के अंदर बहुत सारा विद्या भी एक YouTube, ऑनलाइन और इन सब के माध्यम से प्राप्त हो रही है लोगों को, यदि भी पूर्ण जानकारी ना सही, लेकिन फिर भी उसमें जो उनको एक उचित जानकारी भी भले ही छोटे खंड में मिल जाए तो वो उनको मिले। तो उनका प्रश्न ये था कि यदि कोई व्यक्ति आपकी पुस्तक में सब कुछ लिखा भी हुआ है, उसमें पूरे सिलेबस, विषय बोध के बारे में लिखा हुआ है, तो यदि कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है तो उस समय प्रश्न का जो समय अवधि है वो क्या है? एक हमारे जैसे ये तो सौभाग्य है कि मैं भी इस समय दिल्ली जैसे शहर में हूँ और आप भी इस समय वहीं से बात कर रहे हैं, तो हमारा दोनों का समय सूत्र एक ही है। लेकिन कई बार आपके पास भी बहुत बाहर से भी फ़ोन आए और आप तो उस समय से ज्योतिष कर रहे हैं जब लोग पत्राचार भी करते थे। तो सही समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, ये इसके बारे में थोड़ा ज्ञान डालिए। तो सही समय का निर्धारण, मैं आपकी बात को पूरी तरह अगर समझ सका हूँ तो ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि प्रश्न का समय कौन सा लिया जाए जी। जब प्रश्न की अवधि आप कह रहे हैं तो ये है कि प्रश्न ड्यूरेशन के वहां पर कितने समय तक जब प्रश्न का अपना अगले खंड का प्रश्न है। हम यहाँ पे प्रश्न का जो समय काल है वो कौन सा लेना चाहिए जब व्यक्ति के समय काल जो है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा यदि आपको ठीक उचित लगे तो ये आप इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि लोगों ने एक प्रश्न किया है वो आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, नहीं तो वो पुस्तक में तो आपकी विद्यमान है ही, तो सूक्ष्म रूप में भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो उसका ये होता है कि प्रश्न का समय हम कौन सा लें। बच्चे का जन्म का समय आप कौन सा लेते हैं? सर, जब हमें बताया गया वही जन्म का समय लेते हैं, हमारे पास तो कोई जन्म का जन्म का समय लेते हैं। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है वैसे ही जब पूछा जाता है वो प्रश्न का जन्म होता है। बिल्कुल, प्रश्न का जन्म होता है। तो जब क्वेरेंट, जो परीक्षक आपसे आकर के अपना प्रश्न आपके सामने रखता है तो उस समय प्रश्न होना चाहिए जी। या जब प्रश्न ओपन होता है, ओपन से मतलब कि जैसे पहले जो था उनसे होता था, पहले होता जो थी एक गांव में दूसरे गांव में होते तो उनसे बात निजी रूप में जाकर के मिलते थे। पहले तो ये दो ही चीज थे, लेकिन अब तो ईमेल ये सब ये प्रश्न का समय तो उस वक्त होगा कि कोई चिट्ठी खत से पूछ रहा है, बाई पोस्ट पूछ रहा है, तो उसको होना तो ये चाहिए कि वो लिखे कि मैं इस तारीख को इस समय इससे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर वो ले लेता है तो उस समय को कुंडली बनानी चाहिए। लिखा है तो जिस समय के ज्योतिषिक प्रश्न को वो चिट्ठी खोल करके प्रश्न पढ़ता है तो उस समय का प्रश्न वो रेज करना चाहिए। तो ये होना चाहिए। अब ये है सवाल
एक सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि प्रश्न का स्थान कौन सा होना चाहिए। जी। ज्योतिषी बैठा है वहां का स्थान लेना चाहिए, या जहां से प्रश्न किया जा रहा है वहां का स्थान लेना चाहिए। जैसे प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं तो प्लेस ऑफ प्रश्न हो। तो मेरा मानना यह है कि जहां से प्रश्न उपजा है, जहां से प्रश्न किया गया है, वो समय लेना चाहिए। जबकि शास्त्र ये कहता है कि जहां ज्योतिषी बैठा है वो समय लेना चाहिए। लेकिन आज जो है, मैं इस जो ज्योतिषी बैठने वाले समय से मैं इसलिए एग्री नहीं करता हूँ। शास्त्र में ठीक लिखा है, शास्त्र में ठीक इसलिए लिखा है कि पहले जो थे तो ये और साधन नहीं थे, दूसरी साधन से या तो चिट्ठी से पूछा जाएगा या ज्योतिषी के पास आदमी खुद जाएगा। तो ज्योतिषी खुद आदमी बैठा तो बनते होने तो वो ज्योतिषी वही पूछेगा। लेकिन आज बम्बई से आपके पास कुछ क्वेरी आती है, कलकत्ते से क्वेरी आती है, अमेरिका से क्वेरी आती है, तो क्वेरी करने के लिए तो आदमी इतनी दूर से नहीं आएगा आपके पास। तो जब वो सवाल करता है आपसे, तो जहां से वो सवाल कर रहा है जगह वो लेनी चाहिए, मेरे अपने विचार से। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हमें थोड़ा सा प्रश्न का जानकारी है, तो शुरू में मैंने ये देखा कि दोनों जगह का मैंने प्रश्न कुंडली बना कर देखी। जहां मैं बैठा हूँ दिल्ली का, वहां का टाइम भी लिया है, और जहां से प्रश्न किया गया है वहां का टाइम भी लिया है। तो दोनों में से कौन सा ठीक है? तो दोनों में जहां प्रश्न हमें नजर आ जाए कि ये प्रश्न पूछा गया, तो प्रश्न कुंडली बोल रही है कि ये प्रश्न है, तो उस जगह हम सही लेंगे। तो मेरे जो अनुभव में आया है, निजी अनुभव में आया है, वो ये है कि जहां से प्रश्न किया गया है मैंने वहां का प्रश्न लिया। जैसे कि कहा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उधर प्रश्न का जन्म होता है। इधर बच्चा किस जगह पैदा हुआ पूछते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो फिर वहां पर यह है कि अमेरिका, बम्बई, ये। तो यहाँ पर प्रश्न का मतलब ये हो गया कि प्रश्न जहां से किया जा रहा है वहां से होना चाहिए। इस तरह से ये दो कंट्रोवर्सी इसमें ये चलती है। तीसरा प्रश्न की अवधि की आपने बात करी, कितने देर तक प्रश्न लागू होगा जी। जो प्रश्न का उत्तर ज्योतिषी दे रहा है कि ये प्रश्न आपका कामयाब नहीं होगा जी। ये प्रश्न कुंडली जो है ये देखा जाए, चाहे हम पराशरी से देखें, चाहे हम इससे देखें ताजिक से देखें, तो मोर और लेस ये वर्ष कुंडली जैसा काम करती है। वर्ष तंत्र में आता है ये प्रश्न जो है, वर्ष तंत्र में आता है। ताजिक T20 वगैरह जितने ताजिक छात्र हैं उनमें ये आया है। तो उसमें जिस समय देखता है आदमी, तो उस समय बतलाता कि अगर नहीं है होना है तो उसे कह दो नहीं होगा काम, अगर होना है तो इतने समय में काम हो जाएगा। तो जो आपने टाइम ड्यूरेशन दिया है कि इतने समय में काम हो जाएगा, अगर वो दोबारा ना तो उसे पूछना चाहिए, अगर वो दोबारा पूछने आया है तो आपको बताना भी, प्रश्न भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि पहला प्रश्न किसी टाइम पे लगा, ये प्रश्न किसी और टाइम पे लगा है, तो दोनों टाइम अलग अलग है, दोनों को ग्रह अलग अलग है, तो दोनों को रिजल्ट भी अलग अलग है। ये जन्म कुंडली नहीं है। जन्म कुंडली तो आप किसी वक्त भी खोलेंगे तो एक पर्टिकुलर समय के एक ही दशा मिलेगी। सर किसी के नाम का मैं संबोधन नहीं करना चाह रहा था। एक ज्योतिषीय यात्रा के अंदर जिज्ञासाएं इतनी रही, ज्योतिषीय यात्रा के अंदर जिज्ञासाएं इतनी रही हमारी, आपने तो हमें स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है, ऐसा मैं समझता हूँ। जिस प्रकार से एक शिल्पकार अपनी एक विग्रह को, विभूति को, मूर्ति को गढ़ता है, आपने उस प्रकार से हमें अपने संतान के समान गढ़ा है। किंतु संसार में विधाएं बहुत चल रही हैं, विधाएं चल रही हैं तो मन में जिज्ञासाएं भी बहुत उत्पन्न होती है, और एक विशेष प्रकार की पद्धतियां समाज में अपने अपने हर किसी व्यक्ति के उपचार करने का माध्यम और उसकी शैली है। तो एक प्रश्न, ये कुछ समय जब एक रोग महामारी के रूप में फैला था, आज से लगभग, लेकिन इतना नहीं था जो आज वर्तमान स्थिति में जो ये
पीछे महामारी रही, इससे भी पहले हुआ था लेकिन वो थोड़ा होके रह गया था। तो एक चिकित्सक भी उस महामारी की चपेट में आ गए और उनके बारे में प्रश्न उनके जिज्ञासु ने पूछा। तो प्रश्न के बारे में जो आचार्य समझा रहे थे या सिखा रहे थे, अपने ज्ञान के अनुसार उन्होंने काफ़ी आंकड़े और कार्य करने के उपरांत बोला कि जो रोगी है, डॉक्टर जो स्वयं चिकित्सक रोगी हैं, ही विल बी सर्वाइव, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। उस कक्षा के बीच में हम भी बैठे हुए थे, क्योंकि जिस पद्धति को आप लेके चलते हैं, जिनके आप सानिध्य में आपने सीखा हुआ है, तो वो कभी भी आपके मन मस्तिष्क से मिट नहीं सकती। और मेरी केवल ये जिज्ञासा थी कि मैं ये देखूं ये क्या विधा है जो इन्होंने प्रयोग करी। और उसी समय का जो प्रश्न था, मैं पीछे कक्षा के अंत की पंक्ति में बैठ के मैं उस प्रश्न को बना रहा था, और प्रश्न देख के जो मुझे अनुमान लगा, जैसा कि ईश्वरीय आशीर्वाद से आपने हमें सिखाया है कि डेट और दिवस और दिन तक आप निर्धारित करते हैं, तो उससे ऐसा लगा शायद इस समय कोई घटना होगी। ठीक एक सप्ताह बाद पुनः कक्षा का दोबारा आगमन हुआ, और कक्षा से नीचे उतरने के साथ ही हमारे जो सहपाठी मित्र थे, मैंने उनसे कहा कि देखिए ये दिन और ये समय निर्धारित कर लीजिएगा। मैंने ऐसे जो ना अपने जिनको मैं परमाचार्य मानता हूँ, उनकी कक्षा में मैंने ऐसा सीखा है। मैंने जिनको अपना परमाचार्य माना है, मैंने उनकी कक्षा में जो नियम सीखे हैं, जो सिद्धांत सीखे हैं, उसके अनुसार ये समय और ये दिन आ रहा है, इसमें कोई बड़ी घटना होने का संकेत नजर आता है जी। अगली कक्षा पुनः पूरे एक सप्ताह बाद प्रारंभ हुई, और जब तक सब मूक दर्शक बन के दोबारा पूछा, सर वही प्रश्न आप ये बताइए कि उस चिकित्सक के बारे में आपका क्या विचार है। जो अध्यापक थे उन्होंने अपने प्रकार से कहा कि एक प्रयोग दोबारा से एक प्रश्न को लगा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहली त्रुटि वहाँ उनसे हो गई कि एक प्रश्न को पुनः पुनः नहीं प्रयोग करना चाहिए एक ही व्यक्ति के बारे में। फिर भी उन्होंने फिर दोबारा से प्रश्न का प्रयोग किया, और प्रश्न का जो परिणाम उन्होंने कहा, फिर उसको उन्होंने बोला नहीं, ये व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके वापस आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। कक्षा के अंदर थोड़ा रोष आया छात्रों के अंदर। उन्होंने कहा कि सर ये, क्योंकि उनके कोई प्रिय के बारे में प्रश्न था, उन्होंने कहा कि सर ये घटना इस समय हो चुकी है, इस दिन, और ये हमारे सहपाठी हैं, इन्होंने इस बारे में बताया। अब इसे मैं अपना दुर्भाग्य कहूँ या आपका जो आशीर्वाद है उसका सौभाग्य कहूँ। दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि उस कक्षा के बीच में एक प्रकार से मुझे थोड़ा सा अपमानित भी होना पड़ा। आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा। सौभाग्य इसलिए क्योंकि जो आपने मुझे सिखाया, जो आपके सानिध्य में बैठ के मैंने सीखा, उससे मैं उस घटना का समय निर्धारण करने में कुछ हद तक सक्षम हूँ। तो दो बातें यहाँ से पुनः उसी बात से हम दोबारा आ जाते हैं जो आपने कही कि एक ज्योतिषविद को पुनः पुनः प्रश्न नहीं लगाना चाहिए, और जब लगाएं तो गंभीरता के साथ लगाएं। ये मैं आने वाले ज्योतिष छात्रों के लिए भी एक सुझाव दूंगा, यद्यपि वो किसी से भी पढ़ें। मेरा तो आशीर्वाद रहा, मैं आपके सानिध्य में मैंने शिक्षा अर्जित करी, वो किसी से भी पढ़ें। सौभाग्य रहा, आपके साथ भी ऐसे छात्र जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन जो मैंने अपना अनुभव था मैंने आपके साथ बिल्कुल सत्यनिष्ठा से आपके साथ साझा भी कर दिया। इसके बाद एक प्रश्न और आया है सर जी, कि यद्यपि इसका उत्तर आप दूसरे प्रकार से भी हमें दे चुके थे व्यक्तिगत वार्तालाप में, कि सर कई लोग जो है प्रश्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी निष्ठा के बारे में कैसे अंदाजा लगाया जाए, अनुभव किया जाए कि ये व्यक्ति कुटिल है, स्वार्थी है, निष्ठावान है या क्या है। यद्यपि प्रश्न के अंदर भी इसके संकेत हैं,
ऐसा आपने हमें बताया, लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि एक प्रश्नविद के अंदर भी ऐसा आचरण होना चाहिए कि उससे कोई गलत प्रकार के प्रश्न पूछे भी ना। तो मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि क्या प्रश्न में भी ऐसे योग हैं जो व्यक्ति जो पृच्छक है उसके मन के अंदर जो छुपा हुआ अब वो है कुटिल भाव है, तो क्या उसके बारे में संकेत देते हैं? देखो उसमें वो प्रश्न ये दिया हुआ है, ये इनिशियल चैप्टर में ही दिया हुआ है। ये पहचान जन्म कुंडली में पहचान नहीं होती कि आदमी ये जो है कुटिल है क्या है, लेकिन प्रश्न कुंडली फौरन बोल देती है कि अब उसमें जो कॉम्बिनेशन उसमें होता है कि चंद्रमा केंद्र में हो, चंद्रमा लगन में हो, केंद्र में शनि हो, बुध अस्त हो, आदमी कुटिल है। लगन में कोई प्लेनेट बैठा है जो मैलिफिक है, तो वो मैलिफिक तो आप जो क्वेरेंट है वो कुटिल है। अगर मैलिफिक प्लेनेट बैठा है तो सात मन का है। ऐसे ही चंद्रमा और मंगल, इन पर अगर ये लग्न या सप्तम में हो तो इन पर बुध और मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति अगर लगन या सप्तम में हो, और तो इन पर जो है मंगल या बुध की दृष्टि हो, पूर्ण दृष्टि हो, तो भी आदमी कुटिल मिलेगा। तो ये इसमें, लेकिन ये इसमें देखे गया है। लेकिन एक चीज मैं प्रैक्टिकल रूप में सोचता हूँ कि जो आदमी आया हमें टेस्ट करने के लिए आया है, तो टेस्ट करने के तो वो एक बड़ा एक स्वाभाविक सा है। कोई आदमी किसी ज्योतिषी के पास, चाहे मेरे पास ही कोई आदमी आए, तो वो किसी का भेजा हुआ आता है। मैं तो कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह तो आज तक करा नहीं, तो जो कुछ मेरे पास आते हैं वो मैं टू माउथ कन्वर्सिंग से आते हैं। तो वो जब आदमी आया है तो मुझे तो जानता नहीं, तो मेरे पर विश्वास अविश्वास का सवाल नहीं हो। तो अगर मान लीजिए किसी को आपने भेजा तो आपके विश्वास पे आया है, आपके विश्वास पर आया है, तो मुझे तो वो टेस्ट करेगा नेचुरली। वो देखेगा जो पंडित जी जिनके पास मैं आ जाऊँ उनके पास कुछ है भी, या ये तुम्हारा है, तो ये उसमें ये करता। अगर वो सेकंड टाइम खुद आता है या किसी को भेजता है, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, इसको मेरा फेथ है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन मैलिफिक लगन, अगर मैलिफिक चंद्रमा पर दृष्टि है तो आदमी तो कुटिल होता ही है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि वृश्चिक लगन, तो उसमें तो आदमी खास तौर से जो है सावधान होकर काम करे कि ऐसा आदमी जो है ये मन की बात को पूरा बताएगा नहीं। शास्त्र की बात को जिस प्रकार से आपने हमें कूट के सिखाया, कंठस्थ कराया, उसका एक एक शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। केवल समय के अनुसार उसकी प्राथमिकताएं थोड़ी सी बदल देनी चाहिए, भिन्नता ले आनी चाहिए। पूर्व काल के अंदर घोड़ी भी एक वाहन था, वर्तमान में मोटरसाइकिल भी एक वाहन है। उसी प्रकार से शास्त्र का वचन अपने आप में परिपूर्ण है, केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ा उसको आधुनिक तरीके से प्रयोग करना चाहिए। सर, 3 लग्न हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव। एक चर लग्न है, एक स्थिर लग्न है, एक द्विस्वभाव लग्न है। तो क्या इनके अपने आप में कुछ विशेष महत्व हैं कि चर लगन इस तरह से संकेत देते हैं? यद्यपि इस पुस्तक के अंदर आपने बहुत संपूर्ण, जो आपने प्रश्न विद्या के ऊपर एक छात्रों के लिए पुस्तक बनाई, उसमें संपूर्ण दे रखा है। तो क्या चर लगन, स्थिर लगन, द्विस्वभाव लग्नों के अंदर कुछ विशेष संकेत भी छुपे हुए हैं जिनसे ज्योतिषविद, विशेषतः प्रश्नविद, एक देखते ही प्रश्न के अनुसार अपना एक पूर्व भूमिका मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर बनाता है कि इसके परिणाम ऐसे आ सकते हैं? अब जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने मिसिंग लड़की के बारे में बात करी थी आपसे, मैंने बताया था उसका स्थिर लग्न आया था। जब स्थिर लग्न आया था तो उसमें कही कि यही है, मैंने कहा था स्थिर लग्न तो यही है जी। ऐसे ही अगर वो वहां पर है कि किसी की चोरी हुई है, तो लेकर के कि चोरी हुई है तो चोर अभी वही है जहां चोरी हुई है। अगर किसी का
ट्रांसफर का मूव हो गया है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है नहीं होगा, अगर तब तक उसने उसको पता नहीं है कि उसका क्या स्टेटस है तो नहीं जाएगा जब तक ऑर्डर नहीं हुए हैं। तो फिर ऑर्डर का क्या है कि जब तक कि उसका वहां पर स्थिर लग्न है तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। मुझे क्या आता है, एक आदमी आया था मेरे पास, उनको नीचे की अदालत से वो वहां पर कोई दहेज का केस था जिसमें एक लेडी मर गई थी, तो उनका नाम भी इन्वॉल्व करा था उनका, हालांकि उनका कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो उस लेडी के नंदोई लगते थे। तो उन्होंने कहा था, वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ और मुझे नीचे की अदालत से मुझे जो है सजा हो गई है, तो अब हाई कोर्ट में मैं गया हूँ तो क्या होगा। तो स्थिर लगन था उसका। मैं कहा देखो भैया ऐसा है कि तुम इस वक्त जमानत पे हो। हाँ, मैं कहा जमानत तो मैं हाई कोर्ट से मिल जाएगी, फैसला नहीं बदलेगा। स्टेटस तो यही था कि उसको सजा हुई है। और अगर मान लीजिए ये वहां प्रश्न ये होता कि प्रश्न के सजा तो मुझे हो गई है लेकिन मैं कोई ऐसे कोशिश कर रहा हूँ बैकडोर से कि मेरी सुनाई हो जाए, बरी हो जाओ, सजा तुझे होके रहेगी। अब हम कहते हैं कि फेस लगन में मूवमेंट नहीं होता, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि अगर किसी आदमी ने आकर पूछा कि मेरा ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, अगर स्थिर लगन है तो ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर उसका ट्रांसफर ऑर्डर हो चुके हैं और वो कह रहा है मैं रोकने, सॉरी, अगर इसका स्थिर लगन है तो ट्रांसफर नहीं होगा, हम तो मूवमेंट नहीं है इसलिए है। ट्रांसफर ऑर्डर हो चुके हैं और वही पूछने आया है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ट्रांसफर रुक जाएगा क्या, तो रुकेगा नहीं क्योंकि स्टेटस को है ट्रांसफर हो चुका है। तो हमें स्टेटस को पहले देखना पड़ेगा। मान लीजिए यही चीज चर लगन है, यही ट्रांसफर का है, चर लगन है तो वही तरह ट्रांसफर होगा। एक हमारे फैकल्टी कुलीग थे, उन्होंने मेरे से कहा, उस वक्त मैं चेयरमैन था चैप्टर का, तो मैंने कहा सर ऐसा है कि मुझे दिसंबर के बाद जो है मुझे पीरियड मत रखना क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा कोई ट्रांसफर हो जाएगा दिल्ली से, जबकि ये बात हमारे से महीने में। तो जो कोई चीज हो रही है आसपास हमारे हो रही है तो आमतौर से तो आदमी इसको इग्नोर करता है, लेकिन ज्योतिषी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि जो बात हो रही है इसके पीछे कुछ कारण होगा। जबकि वहां कोई बात नहीं थी, कोई पूछने से ने कहा, तो इतना तो था। प्रश्न क्या है, प्रश्न का चेक था, तो मैंने कहा साहब आपका ट्रांसफर तो हो चुका है। बोले नहीं सर नहीं, ये हमारे शनिवार को बात हो रही थी और बोला शुक्रवार को। बोला मैं आ जाऊँ साहब, वो तो जनवरी में जाके होगा, अभी नहीं होगा। मैंने कहा भाई तेरा ट्रांसफर हो चुका है। चला गया वो। तो सेकंड सैटरडे संडे के बाद वो जब ऑफिस गया तो उसका टेलीफोन, उसने कहा सर इट्स ऑफ टू यू। मुझे क्या बोला, जब मैं ऑफिस आया हूँ तो उनके ट्रांसफर ऑर्डर साइन मेरी टेबल पर रखे थे। चला गया। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग, मैं बार बार ये कहा करता हूं कि जब तक ज्योतिष बोलेगा बात सही होगी, लेकिन जब ज्योतिष को खामोश करके ज्योतिषी बोलना शुरू करेगा तो बात गलत होगी। तो कॉम्बिनेशन की चीज से हम सिमट करके अगर बात करेंगे तो बात सही होगी। लेकिन कहीं कहीं हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी जो हमें नजर आती है उसको ना छेड़ करके हम जो कुंडली बोल रही है उसकी बात करें तो ज्यादा ठीक। संभावनाओं पे विचार नहीं करना है, जो नियम है उसके ऊपर विचार करना है। अपने आप को तटस्थ रख के केवल नियमों पे और उसी मैंने जो बहुत मशहूर ज्योतिषी होते थे, मैंने उनका फल देखा है, क्योंकि उनके पास वीवीआईपी आते थे और उनके कान में कुछ खुसखुसा जाते थे। तो जब प्रेडिक्शन देते थे उनके कान में वो
स्थिति, तो प्रेडिक्शन गलत होगी। कुंडली का हमारे इतना साफ होना चाहिए कि भाई कुंडली ये बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, कुंडली ये बोल रही है। सर आज के खंड का अंतिम प्रश्न एक बार आपके साथ और जो आया हुआ है उसको साझा करके फिर आज का ये कार्यक्रम पूरा करेंगे और उसके बाद फिर नए प्रश्नों के आधार पर नई श्रृंखला का खंड बनाएंगे। अंतिम प्रश्न ये आया हुआ है कि सर कई बार अभी एक ये भी बहुत ही रोचक विषय बन गया है, यद्यपि किसी समय पे ज्योतिषी एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ करता था जो कि समाज से थोड़ा सा अलग रहा करता था, लेकिन अब ज्योतिष विद्या के बारे में इतने लोग रुचिकर होने लग गए हैं और लोग उनसे जानना भी चाहते हैं। जिस प्रकार से एक चिकित्सक से, एक कानूनविद से, एक कर विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं, उसी प्रकार से ज्योतिषविद से भी अपनी समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ केवल मैं प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूँ कि यदि एक प्रश्नाचार्य ज्योतिषाचार्य के पास उस समय अपने सहायक उपकरण ना हो, जैसे कि अभी वर्तमान में तो कंप्यूटर लैपटॉप सब पास है, और साथ ही साथ पंचांग भी ना हो। यद्यपि आपने जब अपनी यात्रा आरंभ करी तो आपने बताया कि आप प्रातःकालीन लगन जो होता था उसको लिख के नोट करके अपनी उसमें रखते थे पॉकेट के अंदर, और उसी के अनुमान से धीरे धीरे पूरे दिन के लगनों को बदलते भी थे। हर किसी के पास इतना उसके अंदर निष्ठा देना और उसके प्रति अपना समर्पण देना आवश्यक इतना वो नहीं है। तो क्या यदि ज्योतिषाचार्य के पास, ज्योतिषविद के पास यदि वो उपकरण नहीं भी है, तो पहली बात तो ये क्या उसे उत्तर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दूसरी बात यदि वो उत्तर देना चाहिए तो क्या इनके अलावा भी कोई ऐसे प्रकार हैं कि यदि बहुत जैसे एक प्रकार से कहा जाता है कि थोड़ी देर के लिए जुगाड़ कर दीजिए, आगे तक जाएगी तो फिर ठीक करा लीजिएगा। यद्यपि ज्योतिष जुगाड़ का विषय नहीं है, मैं इसके बारे में क्षमा चाहता हूँ। फिर भी क्या एक ज्योतिषविद के पास ऐसे उपकरण होंगे या होते हैं उसके अंतर्ज्ञान से या उसके पास जो और विद्याएं हैं कि वो उन उपकरणों के अन्यथा भी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है जो सहायक उपकरण पंचांग, लैपटॉप, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर ना भी हों, तो क्या उसका जो आपके अनुभव में क्या है इसके बारे में? देखिए, हमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि प्रकृति हमारे इर्द गिर्द खड़े हुए हमें संकेत देती रहती है जी। होने वाली घटनाओं को संकेत देती रहती है, और जो है हम उसको समझे न समझे दूसरी बात है। एक आम भावना है कि जब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं या पीछे से किसी ने छींक दिया है तो कहते हैं बैठ जाओ, जाना नहीं है। तो वहां तो पंचांग में देखा गया है, वहां लक्षण